हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। और हमारा डेली करंट अफेयर्स का मटेरियल है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, स्पेशली यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनको। अगर आप रेगुलर इन मैगजीन्स को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होता है और आपके एग्जामिनेशन में गलतियां करने के चांस काफी कम हो जाते हैं। बट ये है कि आपको इनको रेगुलर पढ़ना होगा। और डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती है। इनसे आप डायरेक्टली जो है वो जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आप वीडियोस को देखिए, और इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। डेली करंट अफेयर्स मैगजीन्स के अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स भी हैं। हमारी फटाफट मैगजीन है जो कि एग्जामिनेशन में क्विक रिवीजन के लिए है। तो आप चैनल पे हमसे से ज्यादा जुड़िए और इसको बाकी लोगों को फॉरवर्ड भी करिए। और चलिए, आज है 2 अप्रैल, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अ, कल जो मोदी जी ने गुजरात में सम्राट संप्रति म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया था, तो उसी के बारे में आज पूरा डिटेल में निकला है कि क्या है ये सम्राट संप्रति कौन थे और कैसे कैसे इन्होंने जैनिज्म के लिए जो है वो काम किया। तो आ, ये जो म्यूजियम है, ये गांधी नगर के कोबा में जो है ये खुला है। और ये पूरा जो जैन इतिहास है उसको डेडिकेटेड है। इसमें सम्राट संप्रति के लाइफ के बारे में बताया गया है। ये जो मौर्य रूरल अशोक थे, इनके ये ग्रैंड सन थे। ठीक है। और अशोका को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी लाइफ के काफी उसमें जो है उन्होंने पूरा बुद्धिज्म को अपना लिया, और फिर उनके जो एसोसिएट्स थे, उनके डॉटर, उनके सन, सब लोग ने इसको स्प्रेड करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और ये संप्रति जो है वो इनके ग्रैंड सन थे। और इनको माना जाता है कि इन्होंने जैनिज्म को जो है वो पूरा स्प्रेड किया, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब नॉट इवन खाली इंडियन कंटिनेंट, और बाकी जगहों पे भी इसको जो है ये ले गए। और मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये इसका उत्थान हुआ, राइज हुआ, और ये पूरा 3rd सेंचुरी बीसी में काफी जो है वो स्प्रेड हुआ, फैला। काफी जो है वो इनका अपने बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। अशोका की बात करें तो इन्होंने जो है वो 269 से 332 बीसी तक जो है वो रूल किया। और फिर उसी टाइम पे उन्होंने बुद्धिज्म को काफी बढ़ावा दिया। और इनके जो माना जाता है कि इनकी वाइफ्स में जो है वो, इनकी फर्स्ट वाइफ थी पद्मावती, वो एक जैन थी। और इन्हीं के जो इनके अशोक के जो ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका भी उल्लेख होता है कि ये भी जो है वो जैन ट्रेडिशन को जो है वो मानते थे। और इसमें जो दिगंबर जैन समुदाय में भी दो होते हैं, एक होते हैं दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर। तो इनका अलग अलग जो है वो रहता है। तो ये मानते हैं कि ये जो है वो इनसे जुड़े हुए थे। और बाद में जो इनकी डायनेस्टी थी पूरी, इसको जो है वो, ये इनके जो ग्रैंड सन्स थे उनके बीच में पूरा जो एम्पायर था वो डिवाइड हुआ। इनके दो थे ग्रैंड सन मुख्य, दशरथ और संप्रति। तो संप्रति इनके कुणाल एक वे लड़के थे, उनके पुत्र थे। और फिर इन्होंने ही जैनिज्म को पूरा आगे ले जाने का जो है वो काम किया। और इन्होंने 230 से 220 बीसीई तक जो है वो रूल किया। तो चूंकि महावीर जयंती पे ये म्यूजियम बना है, तो इसका जो जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, ये जो एम्परर हैं, इनके बारे में जो है वो आ सकता है। और जैनिज्म के बारे में अक्सर पूछा भी जा चुका है, श्वेतांबर, दिगंबर, इनके जो दो प्रमुख सेक्ट होते हैं, इसकी टीचिंग्स के बारे में, ठीक है, तीर्थंकर्स के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और मौर्य साम्राज्य और अशोका के बारे में तो टाइम टू टाइम जो है वो आता रहता है। और जैनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ इसमें जो है वो अहिंसा पे बहुत ज्यादा जो है वो फोकस रहता है। और अहिंसा को इन लोग आगे बढ़ाने का काम जो है वो पूरा करते हैं। तो ये इससे था। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026, इसके लिए जो है वो 6 फाइनलिस्ट को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इसमें जो है वो ताइवान का जो है वो पोस्ट रिवॉल्यूशन, ईरान,
ताइवान का कैसे फंक्शन हुआ 1930 के बाद से, इन सब चीजों के बारे में इसमें जो है वो जो बुक्स वगैरह लिखी हैं उनको इसमें सेलेक्ट किया गया है। और फाइनलिस्ट में जो है ये एना पौला माइसा है, इनकी ब्राजीलियन नॉवेल है वन अर्थ एज इट इज बीनीथ, इसके लिए इनको जो है वो किया गया है। और पद्मा विश्वनाथन है, ये एक कनेडियन अमेरिकन राइटर हैं, और ये इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर हैं। तो इनका भी एक बुक है, तो इसी को जो है वो ट्रांसलेट किया था पोर्तुगीज में इन्होंने, तो उसके लिए इनको भी जो है वो रखा गया है, इसमें शॉर्टलिस्ट जो है वो किया गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, पहले इसको मैन बुकर प्राइज कहते थे, ये 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो ट्रांसलेशन वगैरह का काम होता है उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, सेलिब्रेट करता है। और जो भी राइटिंग होती है तो उसमें 50,000 पाउंड का जो है वो प्राइज मनी होता है, और जो ऑथर और ट्रांसलेटर होता है उसके बीच में इसको डिवाइड किया जाता है। 2025 में द डिटेल्स जो है ये जीता था, इसको बाय इया गेनबर्ग, ये इनकी थी। और इसको इन्होंने स्वीडिश कीरा जोफ्सन के नॉवेल से जो है वो ट्रांसलेट किया था। तो अब ये भी जो है वो इसके विनर्स जो है वो अब कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे। फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने पार्टिसिपेट किया 119th बर्थडे सेलिब्रेशंस, और गुरु वंदना महोत्सव हुआ है, ये श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी हैं। और ये कर्नाटका के तुमाकुरु के श्री सिद्धांग मठ में जो है ये सेलिब्रेशंस हुआ, तो वहां पे ये गई थी। और जो श्री सिद्धांग मठ है, इसको जो है वो एक प्रोमिनेंट मठ है ये हिंदू उसमें। और अपने एजुकेशनल और चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए ये जाना जाता है। तो अब चूंकि टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लोग अटेंड करते रहते हैं, तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने रिलीज किया है बुक, इसका नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, और ये है हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। इसकी ऑथर है सुधा मूर्ति, ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इन्फोसिस के जो हेड है इनकी ये वाइफ है। तो इन्हीं की बुक का इनॉग्रेशन किया इन्होंने, रिलीज किया। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि बुक का नाम देके अक्सर पूछ लेता है, और ऑथर का नाम। तो सुधा मूर्ति की ये किताब अभी इन्होंने रिलीज की। फिर उत्कल दिवस के अवसर पर जो है वो सबने जो है वो उड़ीसा का जो है वो जो कल्चर है, जो उसका ट्रेडिशन है, लिटरेचर है, उसको सराहा प्रधानमंत्री जी ने। और उसमें कहा गया है उत्कल दिवस या उड़ीसा डे कहा जाता है। और उड़ीसा डे जो है वो 1 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और इसी दिन ये उड़ीसा जो है ये बना था। ये 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश रूल के टाइम में ये एक सेपरेट प्रोविंस के रूप में उभरा था। और इसका जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो पूरी जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, उसके लिए काफी जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पट्टचित्र पेंटिंग्स हैं, वो भी काफी इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो ये है। फिर एक एक मूवी है आजाद भारत करके, ये सुभाष चंद्र बोस पे बनी है, पैट्रियोटिक मूवी है। तो इसको भी पार्लियामेंट में कल दिखाया गया, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको, ठीक है। और इसमें जो सुभाष चंद्र बोस का जो का जो एक रोल रहा है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, उसको दिखाया गया है। फिर आज की पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो जानकारी दिया गया कि जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये काफी सारे जो है वो एक्टिविटी वो करता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा एनालिसिस करता है कि किस तरह से रेनफॉल वगैरह है, क्या ट्रेंड है। पूरा एक क्रिटिकल असेसमेंट करता है कि कहाँ कहाँ पे बारिश कैसी होगी, सूखा पड़ सकता है या बाढ़ आ सकती है। और इसमें मिनिस्ट्री ने जानकारी दिया कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल के हम लोग जो है वो क्लाइमेट रिस्क और जो वल्नरेबिलिटी है उसको असेस करते हैं। और इसके लिए इन्होंने एचपीसी सिस्टम जो है वो लगा रखे हैं, जिसका नाम है, एक है अर्का, ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है।
और अरुणिका, ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा में जो है वो इसको लगाया गया है। और ये सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं जो कि हाई रिजोल्यूशन क्लाइमेट मॉडल को पूरा देखते हैं, वर्क करते हैं, और ये एक फोरकास्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म की क्या क्या चीजें कैसे जो है वो है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया। तो ये अर्का अरुणिका ये जो सिस्टम्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये प्रीलिम्स में से ऐसे चीजें जो है वो पूछा जा सकता है। फिर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में, और ये पूरा ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है कि क्या क्या सिस्मोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशंस हुए हैं। और ये इसके लिए इनका जो है वो नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क है। और बताया गया, इंफॉर्मेशन दिया गया पार्लियामेंट में कि ये अभी जो है वो 170 ऑब्जर्वेटरीज है इसकी अक्रॉस द कंट्री। 7 स्टेशन जो हैं वो उसमें हिमाचल प्रदेश में है, 7 जो है वो कर्नाटका में है। तो नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ये नोडल एजेंसी है जो कि इस तरह के स्टेशन को इंस्टॉल करती है, ऑपरेट करती है और मेंटेन करती है। फिर सिस्मिक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया, इसको पब्लिश करने का काम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करता है। और इनका ये एक कोड IS 183 इसके तहत ये पूरा करता है। इसमें क्राइटेरिया है कि कैसे कैसे जो है वो इनको मैपिंग जो है वो करनी है। और इस डेटा जो है उसको पूरा प्रोसेस करके और एक रेलिवेंट डाटा जो है वो दिया जाता है। अर्थक्वेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह जो रहती है वो इनके नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की वेबसाइट पे है। साथ ही साथ इनका भूकंप मोबाइल ऐप है, और इसको जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स है उनके साथ शेयर किया जाता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो होती है, कोई ऐसा चीज जो है वो डिटेक्ट होता है। तो पब्लिक आउटरीच को बढ़ाने के लिए ये भूकंप ऐप जो है वो इनकी तरफ से जो है वो ले आया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इंडिया का पहला डेंगू वैक्सीन का जो है वो अप्रूवल होने वाला है। और इसके बारे में एक आज पूरा एक आर्टिकल निकला था। और बताया गया जा रहा है कि ताकेदा टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन या TAK-003, जिसको कि नाम दिया गया है ओडिंगा। और ये जो है वो इसने क्लियरेंस इसको मिल गया है फ्रॉम सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीज। और ये आता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और इसमें ये एक अप्रूवल दिया गया है कि कैसे इस वैक्सीन को जो है वो 4 साल से लेके 60 वर्ष की जो आयु के लोग हैं उनको लगाया जा सकता है। और ये डेंगू से जो हमारी एक लड़ाई चल रही है उसमें एक ये प्रमुख रोल प्ले करेगा। तो उसे बताया गया कि कैसे डेंगू जो है वो काफी टाइम से एक बहुत प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से हर साल बहुत संख्या में जो पूरा मॉनसून सीजन होता है जो लोग हैं उनको एडमिट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी होती हैं। तो डेंगू कंट्रोल एक काफी इम्पोर्टेंट जो है वो अभी एक चीज है, उसको लेके गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है कि इस पे कंट्रोल किया जा सके। अभी तक जो हमारे स्टेप्स थे वो एक तरह से डेंगू होने के बाद से क्योर का और कैसे उसको उससे जो है वो फाइट करनी है इससे रिलेटेड थे। ठीक है। अब ये जो वैक्सीन है ये एक तरह से प्रिवेंशन के लिए है कि जो डिजीज है वो ना हो। तो बताया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है TAK-003, अब इसे वैक्सीन का नाम, जिसके दोनों नाम है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसका काफी एडवांटेज है इस वैक्सीन का, काफी सारे इसके ग्लोबल ट्रायल्स जो हैं वो हो चुके हैं। और 28,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है 40 कंट्रीज की। ठीक है। डेंगू वैक्सीन के साथ जो प्रॉब्लम ये है इसमें कि अब देखना होगा कि आगे चल के कितना ये सक्सेसफुल हो पाता है। क्योंकि जो डेंगू होता है वो 4 जो है वो डिस्टिंक्ट वायरसेस होते हैं, क्लोजली रिंग्ड होते हैं, उनकी वजह से होता है। और इनके जो सीरोटाइप्स होते हैं उसका नाम दिया गया है डेन V1 2 डेन V4, मतलब डेन V1 डेन V2 डेन V3 और डेन V4। और जैसे जो वैक्सीन होती है वो किसी एक पर्टिकुलर सीरम को लेके बनाई जाती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर वन और इसके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी है तो बाकी उसमें भी इम्यूनिटी हो जाए। तो कुछ सारे इसके जो है वो एक लिमिटेशंस भी हैं इसके। अब देखना होगा कि क्या इसमें है। जो अभी जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें पता चला है कि ये डेन V2 जो सीरोटाइप होता है उसके अगेंस्ट काफी जो है वो वर्क अच्छे से कर रही है ये वैक्सीन।
और यही जो वेरिएंट है ये काफी ज्यादा जो है वो होता भी है, काफी डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये अब देखना होगा कि आगे किस तरह से ये जो है वो अपना एक रोल प्ले करती है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में। और बताया जा रहा है कि जो जो वैक्सीन है, ये ऐसा नहीं है कि अगर वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई तो लोगों को डेंगू होगा नहीं, हाँ, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, जो सीवियरनेस है, वो कम हो जाएगी। और माना जा रहा है कि जो इसका प्राइस है पर डोज, ये 3 to 6 thousand हो सकता है, और फुल कोर्स जो है वो लगभग 12,000 में पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मतलब ये एक इनिशियल स्टेप है कि ये वैक्सीन जो है वो आ जाएगी, लोगों को लगने स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद से एक तरह का जो है वो कंट्रोल जो है वो हो सकता है। और भी वैक्सीन जो है वो डेवलप हो रही हैं। और डेंगी ऑल, ये इंडिया में डेवलप हो रही है पेनेसिया बायोटेक और आईसीएमआर के कोलैबोरेशन से। इसका ट्रायल फेज चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल। इसके अलावा ब्राजील में भी जो है वो डेंगू की एक वैक्सीन पे जो है वो वर्क हो रहा है। तो अब कितना ये वैक्सीनेशन सक्सेसफुल होता है, ये डिपेंड करेगा कि कितना ये वैक्सीन इफेक्टिव है, तरह से काम करती है। इसके लिए एक पूरा सर्विलांस सिस्टम बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ और भी जो चीजें हैं उसको जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आगे की इसमें जो है वो फिर कैसे चीजें होती है देखना होगा। फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, और बताया गया है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। यूनिक इनिशिएटिव है ये, होम बेस्ड पेरेंट टीचर मीटिंग्स, जो हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। और जो टीचर्स हैं ये होम विजिट करेंगे एनुअली, और देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो एजुकेशन है, कर समझने का कोशिश करेंगे कि क्या एनवायरनमेंट है। माना जा रहा है कि इससे स्कूल पेरेंट कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट है वो बेहतर होगा, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, स्टूडेंट्स का रिटेंशन रेट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की फैसिलिटी जो है ये एकलव्य मॉडल स्कूल्स में गवर्नमेंट लेके आई है। फिर जीएलपी ड्रग्स का कैसा मैकेनिज्म है, कैसे ये काम करती हैं, इसके बारे में एक अच्छा आर्टिकल पूरा निकला था। और अभी ये ड्रग्स काफी न्यूज में भी रही हैं। और नोवा नॉर्डिक, इन्होंने जो इनका जो है वो 20 मार्च को इनका जो पेटेंट था वो एक्सपायर हुआ। उसके बाद से काफी सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने इनके जेनरिक वर्जन्स को जो है वो मार्केट में लेके आई हैं, जो कि उसके कंपैरिजन में काफी जो है वो सस्ते रहेंगे। और तो इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, ओबेसिटी क्या है, कैसे जीएलपी ड्रग्स जो है वो वर्क करती हैं। और डायबिटीज एक क्रोनिक डिजीज होती है, और ये तब होती है जब जो पैंक्रियाज होता है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता है। और जो बॉडी है वो इफेक्टिवली जो है वो इंसुलिन को नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसमें शुगर का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर ट्रीट ना किया जाए तो डायबिटीज की वजह से ब्लाइंडनेस, किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारी जो है वो चीजें हो जाती हैं। और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है ये पैंक्रियास से जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। इंसुलिन जो है वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, और इससे जो ब्लड शुगर है वो कम होता है। और तो ये एक पूरा डायबिटीज का है। और जो पेशेंट होते हैं टाइप 2 डायबिटीज वाले, उनमें ये जो बैलेंस है ये पूरा बिगड़ जाता है, उनकी जो बॉडी है वो इंसुलिन के लिए जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है। और या तो उनका जो पैंक्रियाज है वो एनफ जो है वो ये रिलीज नहीं करता है इंसुलिन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ब्लड में जो शुगर का कंटेंट है वो बढ़ता जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी डिसफंक्शनैलिटी को ट्रीट करने के लिए जीएलपी ड्रग्स जो है वो उनको डिजाइन किया गया है। और जो भी डायबिटिक होते हैं, जो ओबेसिटी से ग्रसित लोग होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप प्रॉपर बॉडी वेट मेंटेन करिए, जिसकी डायबिटिक हिस्ट्री रही है। ठीक है, जो ओबीस लोग हैं, जिनका बीएमआई हाई है, तो उसकी वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, फिर डायबिटीज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो होती हैं। दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज जिसमें डिफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन की वजह से होती है, और इसमें डेली जो है वो जिंदा रहने के लिए इंसुलिन का जो है वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है।
और जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, ये क्या करता है, बॉडी को इंसुलिन को प्रॉपरली जो है वो यूज करने से जो है वो रोकता है। तो इन्हीं सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इसका जो जीएलपी है, इसका यूज किया जाता है। अब इसमें बताया गया है कि जैसे कैसे हम ओबिसिटी को कंट्रोल करें, ठीक है, वर्कआउट करें, जो मतलब जो फैट और शुगर है उनका क्वांटिटी कम करें, फ्रूट और वेजिटेबल्स का इंटेक जो है वो बढ़ाएं, और जो जीएलपी ड्रग्स हैं, ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये दवाइयां हैं, और इसको इस तरह से डेवलप किया गया है कि ये दोनों जो टाइप 2 डायबिटीज है और ओबिसिटी है, इसको ये ट्रीट करता है। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको करेक्ट करने का काम करता है, इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, और एक्सेस ग्लूकेगॉन के जो रिलीज होता है उसको कम करता है, तो ताकि जो बैलेंस है वो बॉडी में ब्लड शुगर का वो बना रहे। और ये जो ड्रग है ये पूरा मतलब ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है, भूख एपेटाइट को जो है वो कंट्रोल करती है, और साथ ही इससे जो है वो ओबिसिटी पे भी कंट्रोल मिलता है। तो अब चूंकि अब इनका जो पेटेंट है वो खत्म हुआ है, और कई सारे वेरिएंट जो है वो इनके मार्केट में फिलहाल जो है वो आ गए हैं, और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है, इन्होंने स्पेसिफिकली ये पूरा एक सर्विलांस मैकेनिज्म इन्होंने लगाया है कि लोग जो है वो अपने मन से इसको ना यूज करें, बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के। क्यों? क्योंकि इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप विदाउट मेडिकल सुपरविजन इसको कंज्यूम करते हैं। तो तो ये सारी चीजें हैं। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो जीएलपी 1 का मेडिकेशन है, इसको यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अप्रूव किया था 2005 में, और इसके बाद काफी सारी दवाइयां जो है वो उसकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट की जो है बनी है, जिसमें इंपॉर्टेंट है जैसे सेमाग्लूटाइड है, सेमाग्लूटाइड के इंजेक्शन आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, लिराग्लूटाइड, टर्जीपेटाइड, डूलाग्लूटाइड, एक्जेनेटाइड, ठीक है। तो ये सारी जो है वो ये ड्रग्स हैं जो कि इस पे जो है वो काम करते हैं। तो अब इस पे गवर्नमेंट पूरा एक कंट्रोल लगाना चाह रही है कि मतलब अनऑथराइज जो है वो कोई इसका यूज ना हो बिना मेडिकल उसके, क्योंकि इसके और इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी कंट्रोल के लिए भी चूंकि इसका यूज होता है, तो इससे इसका एक रिस्क है कि लोग, अब चूंकि दवाइयां थोड़ी चीप हो जाएंगी तो इसको लोग उस वे में भी यूज कर सकते हैं, इसका काफी हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। फिर लोकसभा ने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 इसको पास कर दिया है, और इसके तहत जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 था, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, और इस बिल के मुताबिक अब अमरावती जो है वो एक कैपिटल रहेगा, सोल कैपिटल रहेगा आंध्र प्रदेश का। इसके पहले 3 कैपिटल बनाए जाने की बात किया जा रहा था। फिर अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने वहां पे इसने इसको पास किया। तो अब फिलहाल यही हो गया है कि इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद अमरावती आंध्र प्रदेश का कैपिटल रहेगा। ठीक है, पहले था कि अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया जाए, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव, और कुर्नूल को जुडिशियल बनाया जाए कैपिटल। इस पे काफी सारा डिबेट जो है वो हो रहा था। फिर लोकसभा ने जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल्स 2026 इसको पास किया, और इसके तहत ये जो लेजिस्लेशन है, इसमें कुछ जो आपके वो हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है, और ऑफेंसेस को रैशनलाइज किया गया है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है कि ये कर रहे हैं, और इसमें 79 सेंट्रल एक्ट्स को जो है वो अमेंड किया जाएगा 23 मिनिस्ट्रीज की, और इसमें 784 जो प्रोविजंस हैं, ऐसा प्रपोजल है कि जो है वो अमेंडमेंट इसके तहत जो है वो होगा। तो जन विश्वास बिल ये एक रेगुलेटरी एक रिफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके तहत जो है ये ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ट्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल को बनाने के लिए सरकार इस तरह के बिल जो को ले आई है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। पिछले साल भी ये पास हुआ था। फिर यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, ये जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जो है वो बैठेंगे, और ऐसा पहली बार होगा कि कोई सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो अटेंड करेगा ओरल आर्गुमेंट आर्गुमेंट जो होते हैं यूएस की हाईएस्ट कोर्ट में उनको। और ये इनका एक जब इनका सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ था, तो अपने फर्स्ट डे पे इन्होंने डिक्लेयर किया था
कि ऐसे बच्चे children born to parents who are in United States illegally or temporarily are not American citizens। तो इसको लेके जो है ये काफी विवाद हुआ था, इस पर हम विरोध भी कर रहे थे। तो इसी को लेके आज इस पे सुनवाई होगी। तो ये पहले सिटिंग प्रेसिडेंट हैं जो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर भोजशाला टेम्पल मॉस्क कॉम्प्लेक्स है ये, और यहाँ पे विवाद है। भोजशाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये मेडवल एरा का एक मॉन्यूमेंट है। एएसआई इसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है, और हिंदू जो है वो इसको भोजशाला टेम्पल की तरह जो है वो वर्शिप करते हैं। माना जाता है कि ये जो है गॉडेस वाघ देवी या सरस्वती जी को डेडिकेटेड है। और जो मुस्लिम है वो इसको कमल मौला मॉस्क की तरह रेफर करते हैं और अपना क्लेम करते हैं। तो इसी को लेके यहाँ पे विवाद चल रहा है। इसकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम वहां के हाई कोर्ट में हो रही है। वहां से एक प्लीज दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो मुस्लिम पटिशनर्स हैं इन्होंने कहा गया था कि ये जो बहुत साल शाला टेम्पल कमाल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स है, धार डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो इसका पूरा वीडियोग्राफी जो है वो करवाई जाए एएसआई के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है वो जो हाई कोर्ट है एमपी का वही जो है वो इसको डिसाइड करेगा कि क्या चीजें इसमें हैं, कैसे कैसे हैं। तो फाइनल हियरिंग जो है वो उनके यहाँ ही वो जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये बस जाने रहो कि ये धार डिस्ट्रिक्ट में है एमपी की, और इस पे भी जो है वो विवाद है। फिर इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये एक लैंडमार्क रिफॉर्म हुआ है जो इंडिया का डायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क है। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 अब 1 अप्रैल से जो है चित्रा, ये इसके लागू। पहले से ही आवाज नहीं आ रही थी। अब अभी आ रही है ना? हाँ, इस वक्त आ रही है। इसके पहले वाले आर्टिकल में चली गई थी। पहले वाला जो भोजशाला वाला बताया। हाँ। अच्छा, मतलब वो वही है कि वो जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में है, और उसमें भी जो है वो विवाद है हिंदू मुस्लिम का। तो अभी उस पे केस सुनवाई जो है वो चल रही है हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें दाखिल किया गया था कि वीडियोग्राफी वगैरह के लिए। उन्होंने कहा है कि जो एमपी का जो हाई कोर्ट है वही उसको डिसाइड करेगा। ठीक है। फिर ये जो न्यू टैक्स एक्ट है इसमें काफी सारी चीज जो है वो चेंजेस किए गए हैं, और ये चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है। जो कंट्री का इनकम टैक्स लॉ है उसको मॉडर्नाइज किया गया है। 6 डिकेड ओल्ड मतलब 60 साल पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट था उसको ये रिप्लेस करेगा। और ये जो बिल है ये पार्लियामेंट ने 12 अगस्त 2025 को इसको पास किया था। फिर बाद में ये प्रेसिडेंट के द्वारा 21 अगस्त को जो है ये इसको असेंट मिला था। फिर ये जो है वो एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो बन गया था। और फिर इसको जो इनकम टैक्स रूल्स हैं 2026 के, इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने 20 मार्च को नोटिफाई किया और बताया कि अब 1 अप्रैल से ये लागू किए जाएंगे। तो काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं उसमें चेंज आएगा। और तो जो पूरा रूल्स है इनको देखना होगा, और नए तरीके से ये गवर्नमेंट का कहना है कि ये इसमें सिंप्लीफाई किया गया है, लोगों के लिए इजी होगा। जो टैक्स के जो रूल्स हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं समझने में। तो जो नए चेंजेस किए गए हैं वो अ, अच्छे के लिए जो है वो उसमें किए गए हैं कि लोगों को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। और तो कल 1 अप्रैल से ये लागू हो गया। तो कभी कभी जैसे यूपी पीसीएस वगैरह में ना डेट पूछते हैं कि जो ये एक्ट है ये कब पास हुआ, और कब फर्दर जो है ये इसके जो रूल्स हैं वो इफेक्ट में आए कब से। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस तरह से। फिर डिजिटल सेंसस 2027 ये लॉन्च हो गया कल से। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज रहेगा। इसका हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस फेज जो है वो शुरू हुआ है। ये पहला एवर डिजिटल डेटा कैप्चर, इसमें जो है वो डिजिटली जो है वो सारी चीजों को रखा जाएगा। और सेल्फ एनुमरेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्होंने एज अ फर्स्ट सिटीजन इन्होंने सबसे पहले सेल्फ एनुमरेशन का जो प्रोसेस है उसको किया। और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर इन्होंने भी जो है ये सेल्फ एनुमरेशन का जो प्रक्रिया है इसको फॉलो किया। और ये जो फैसिलिटी है अभी ये अंडमान निकोबार, गोवा, कर्नाटका, लक्षद्वीप, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम इन सब एरियाज में जो है वो इसको शुरू किया गया है।
कुछ दिन तक जो है ये अवेलेबल रहेगा ये इन स्टेट्स और यूटीज को, फिर बाद में और जगहों पे भी ये जो है वो लागू होगा। तो इसमें ये है कि आप जाके वेबसाइट पे खुद अपना जो सारा इंफॉर्मेशन है वो बता सकते हो, मतलब स्व जनगण, मतलब स्व अपने बारे में पूरी जानकारी जो है वो दे सकते हैं। उसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं हाउस लिस्टिंग के भी, इंडिविजुअल्स के भी रिलेटेड। तो इससे पूरा जो गवर्नमेंट है उसको एक डेटा मिलेगा, और इन्हीं डेटा के बेसिस पे फर्दर जो हमारी जो डेवलपमेंट जो पॉलिसीज हैं वो बनती हैं। फिर पार्लियामेंट में जो है वो बताया गया कि कैसे जो है वो एक रिव्यू कमेटी बनी थी, श्री आर एस मूसाहारी के उसमें इसको इन्होंने हेड किया था, और इसमें इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में कहा था। तो इस पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, लिस्ट 2 में, सेवन शेड्यूल में। और स्टेट और जो यूटीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है पुलिस को मैनेज करना, इनको इफेक्टिव तरीके से पूरा काम करना, इनका फंक्शनिंग को देखना। और इस कमेटी ने जो काफी सारे रिकमेंडेशन दिए थे, और उसके बाद से जो है इस पे पूरा वर्क हुआ। और हमारा भारतीय सांख्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये आई। और इसमें जो है वो इनसे काफी सारे जो इनपुट्स थे उनको लिया गया, और जो हमारा पूरा जो जस्टिस सिस्टम है उसको और बेहतर बनाया गया है। कभी कभी जो है वो नाम, कमिटी के नाम वगैरह पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में अगर हम देखें, तो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस हैं और जो जो कमीशंस हैं उनके नाम दे रखे हैं, ये आप लोग याद रखना। ठीक है। अब जैसे इसमें नेशनल पुलिस कमीशन बना था 1971 टू 81, रिबेरो कमेटी 1988 से 99 में थी, पद्मना भाई कमेटी थी, और ये 2000 में बनी। फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे प्रकाश सिंह केस हुआ था, उसके बाद जो है ये मूसाहारी कमेटी जो बनी थी। काफी इन्होंने एक अपना स्टडी किया और रिकमेंडेशन दी कि कैसे रिफॉर्म्स करने चाहिए, कैसे हमारा न्याय व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। तो उसी के फिर बाद से ये अधिनियम जो है वो आया था। तो ये मतलब जानकारी दिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इंडियन रेलवेज ने बताया कि नया रिकॉर्ड इन्होंने एक सेट किया है कार्गो ट्रांसपोर्ट का ईयर 25-26 में। और इन्होंने रिकॉर्ड 1670 मिलियन टन का जो फ्रेट है इसको कैरी किया है। और अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, तो पिछले साल के कंपैरिजन में 3.25% का जो है वो ग्रोथ हुआ है। और रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया कि अ, कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, पिग आयरन और स्टील है, इन इन सेक्टर्स में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो फ्रेट का जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सीमेंट लोडिंग है वो भी बढ़ा, सीमेंट का भी काफी ट्रांसपोर्ट हुआ। भारतीय रेलवे जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क में आता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। यहाँ से काफी सारा जो लॉजिस्टिक्स है, सामान है, वो भी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम आरबीआई ने जो है वो काफी सारे इंटरवेंशंस किए हैं 25-26 में। और अगर अभी हम देखें तो जो रुपी है, इसने $1 के अगेंस्ट इसका जो वैल्यू है वो 95 लगभग पहुंच गया है। इसको लेके काफी जो है वो हो रहा है कि रुपी जो है वो लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। और पिछले महीने पूरा ये जब से वॉर हुआ है तब से और भी जो है वो तेजी से जो है वो गिर रहा है। मार्च की अगर हम बात करें तो अकेले मार्च में जो रुपए की वैल्यू है 4% के लगभग जो है वो गिरी है। ठीक है। और इसी तरह का डिक्लाइन जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी भी जो करेंसीज है उसमें देखने को मिल रहा है। तो काफी प्रेशर है, तो आरबीआई जो है वो डिफरेंट मेजर्स जो है वो अडॉप्ट कर रही है। और अगर हम देखें तो जो रुपी पे जो प्रेशर है, ये करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों तरफ से है। जो कंट्री का डिपेंडेंसी है एनर्जी इंपोर्ट्स पे, ठीक है, मतलब एनर्जी हमें हमें जो एलपीजी है, जो ऑयल है, ये सब चीजों को जो है वो हम परचेज करते हैं, तो उनका जो है वो हाई प्राइस हो गया है। तो उसकी वजह से जो हमारा जो क्रूड बास्केट है उसका प्राइस काफी बढ़ गया है, लगभग वो 113.5 पर बैरल के लगभग पहुंच गया है। तो इसकी वजह से भी एक प्रेशर आ रहा है। ठीक है। तो अब माना जा रहा है कि अगर $10 का बढ़ता है क्रूड प्राइस, तो उससे काफी जो है वो इफेक्ट पड़ेगा।
तो इन सब चीजों को देखते हैं, और इसके अलावा जो हमारा टैरिफ्स वगैरह है उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट वगैरह है उस पे भी प्रभाव पड़ा है। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वेस्ट एशिया के, ठीक है, वो भी हिट हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार चल रहा है। तो अभी लास्ट फ्राइडे जो आरबीआई है, मतलब कुछ कुछ मेजर्स ये कर रहे हैं ताकि जो प्राइस है रुपी का जो लगातार गिर रहा है उसको थोड़ा हद तक कंट्रोल किया जा सके। और इन्होंने एक कैप इम्पोज किया ऑन फॉरेन एक्सचेंज पोजीशंस ऑफ बैंक्स, ताकि जो क्योंकि मतलब जो फॉरेन करेंसी अगर आप जाते हो कहीं तो आपको चाहिए होती है, तो उसमें एक कैप लगा दिया कि इससे ज्यादा जो है वो पैसे नहीं मिलेंगे, एक प्रेशर को कम करने के लिए। इसके अलावा मार्केट में भी इन्होंने अपना इंटरवीन किया है। और अगर हम फॉरेन करेंसी असेट की बात करें तो ये भी काफी गिर गए हैं। और 573 बिलियन डॉलर के लगभग ये पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए अपना जो आरबीआई है, अब इसका नया मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिलीज होगा, तो इसको देखते हुए वो अपना और भी स्टेप्स लेंगे ताकि जो रुपए की जो कंटिन्यूअसली जो गिरावट हो रही है उसको जो है वो टैकल किया जा सके। तो अब देखना होगा इसमें आरबीआई और क्या क्या चीजें जो है वो अपना करती है। और ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से एक वर्ल्ड पूरे हर जगह इम्पैक्ट पड़ रहा है। गोल्ड प्राइसेस में भी गिरावट इधर हुई है। और बहुत वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, हर जगह का जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी काफी गिरावट हो चुकी है। तो अब आगे आने वाला टाइम काफी क्रूशियल रहेगा। और भी जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि 1 to 2 वीक्स में ये या तो वॉर को एंड हो जाएगा, चाहे कोई एग्रीमेंट हो चाहे ना हो। तब देखना होगा कि कैसे इस पे आगे जो है वो चीजें होती हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, इसी के चलते पूरा जो जेट फ्यूल प्राइस है इसमें भी हाइक हुआ है, डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं उनके लिए भी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी। क्योंकि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है इसका भी प्राइस काफी बढ़ गया है वॉर की वजह से। ठीक है, तो अभी अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप कुछ जो है वो उसमें इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं। और एक 25% तक का इंक्रीज करने की बात जो है वो कही गई है। तो मतलब इसमें यही है ना कि प्रॉब्लम तो सभी को हो रही है ना इस वॉर की वजह से। ठीक है, तो अब देखना होगा कि आगे और क्या चीजें होती हैं। तो ये सब है, इसके इम्प्लीकेशंस काफी सारे इसमें बताए गए हैं कि क्या क्या है वॉर से रिलेटेड की है। तो ये जो पूरा एक जियो पोलिटिकल एनर्जी शॉक है इसके बारे में कहा गया है कि इसके पहले जैसे कि अर्ली 1970s में योम किपुर वॉर हुआ था, फिर 1979 में इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, फिर 1991 में इराक ने इन्वेजन किया था कुवैत पे, उस टाइम पे भी काफी ऑयल वगैरह का क्राइसिस हुआ था। फिर अभी रिसेंटली 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया तो उस टाइम पे भी जो है वो एक ट्रिगर हुआ था। और फिलहाल तो पूरा क्राइसिस जो है ये हो ही गई है, अमेरिकी इजराइल जो स्ट्राइक हुआ है ईरान पे इसकी वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है हमें इलेक्ट्रीफाई करना चाहिए चीजों को। और कैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका, जैसे अभी हम इंडिया की बात करें तो हम भी अपना हमारी भी पॉलिसी है कि हमें इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको बढ़ाना है, उस पे वर्क भी हो रहा है। और इवन बात हो रही है कि जो कुकिंग वगैरह है वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाए। और अगर अभी हम बात करें तो जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है मतलब वो तो है ही, लेकिन चूंकि इस तरह की सिचुएशन टाइम टू टाइम आती है तो क्या इसके जो है वो और भी सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं जिनको लेके फर्दर हम काम कर सकते हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसी चीजें ये चलती आई हैं और चलती रहेंगी। और जो फॉसिल फ्यूल है उसका जो क्वांटिटी है वो एक लिमिट में है, और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो एक पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर है उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। और जो रिसोर्सेज हैं एनर्जी के उन पे फोकस करना होगा। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि लिथियम है चिली में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में। और कोबाल्ट है जैसे कॉन्गो में, इंडोनेशिया में जो है वो निकिल है। तो इन सब चीजों का यूज करके जो है वो इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है चीजों को। ठीक है, और कई सारी कंट्रीज जो है वो इस पे अपना काम कर रही हैं। चाइना एक डोमिनेंट प्लेयर है इन सब प्रोसेसिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में। तो आने का जो फ्यूचर का जो एनर्जी सिस्टम है
कहीं ना कहीं वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे और डोमिनेंट होगा। और जो डॉलर डिनोमिनेटेड ऑयल है, इससे मूव करके हम और चीजों पे जो है वो स्विच ऑन जो है वो मूव जो है वो कर सकते हैं। तो जो ये पूरा एक शॉक की स्थिति आई है, इससे क्या क्या आगे हम अपना जो एनर्जी सेक्टर है इस पे कैसे और काम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। फिर एलपीजी कनेक्शन पे एक था कि कैसे जो है वो पीएनजी है और जो एलएनजी है, जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो पाइप्ड नेचुरल गैस है, इसका हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसको कनेक्शंस को बढ़ाना है और इसके लिए पूरा वर्क हो रहा है। और जो जानकारी गवर्नमेंट ने दिया है, इंडिया में अभी 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैं। और जो हमारा डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोडक्शन है, ये सिर्फ जो है वो कैटर नहीं कर सकता है अ, हमारे जो 30 करोड़ कनेक्शंस हैं उनको, और हमें जो है वो इसीलिए डिपेंडेंसी है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब हम जो है वो पाइप नेचुरल गैस की तरफ जो है वो स्विच कर रहे हैं। एलपीजी की बात करें तो ये ऑयल रिफाइनिंग और जो नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग होती है, उसका एक को प्रोडक्ट होता है। तो इस ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि ऑयल और नेचुरल गैस की कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है। अ, जो एलएनजी या लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, ये एक नेचुरल गैस होती है जिसको कि -160 डिग्री सेल्सियस के नीचे जिसको कूल किया जाता है, फिर इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको शिपिंग किया जाता है। और इसमें से इसका जो वॉल्यूम है वो काफी 1000 टाइम्स तक रिड्यूस हो जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको वेहिकुलर फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है। और इसमें जो है वो 200 टू 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का कंप्रेशन किया जाता है। एलपीजी जो होता है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन जो गैसेस होती हैं, इनकी मिक्सिंग करके, प्रेशराइज करके और कूलिंग करके बिलो 40 डिग्री सेल्सियस इनको बनाया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू शिप्स के, फिर सिलेंडर्स में भर के इनको कस्टमर्स तक जो है वो पहुंचाया जाता है। तो ये एलएनजी होती है। जो हमारे यहाँ घरों में जो सिलेंडर्स पहुंचते हैं, वो ऐसे ही जो है वो होते हैं। पाइप्ड नेचुरल गैस, ये क्या होता है कि पूरी पाइपलाइन बिछाई जाती है, पाइप के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है नेचुरल गैस का। जो इम्पोर्टेड नेचुरल गैस होती है उसको पहले लिक्विफाई किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्पेशलाइज्ड एलएनजी कैरियर्स के थ्रू, फिर स्पेशल कार्गो टैंक्स के थ्रू, और इनको जो है वो अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे, मतलब ऐसे रखा जाता है कि इनको जो है इंसुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गर्मी होगी तो पूरा आग लगने की संभावना होती है। लेकिन जो पीएनजी और एलएनजी की अगर हम कंपेयर करें, तो जो एलपीजी होता है वो मूवेबल होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है इसका इजीली, मतलब सिलेंडर्स वगैरह। और पाइप जो है उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो अभी तक जो हमारा एलपीजी था, अभी मतलब अभी चूंकि वॉर नहीं था, और हमारा जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू 90% जो है वो एलपीजी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वहीं से फुलफिल होती है, तो आ रहा था। अब चूंकि ब्लॉकेज हो गया है वॉर की वजह से, तो इसकी वजह से काफी जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो गवर्नमेंट की जो रिफाइनरीज है उनको प्रोडक्शन बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही साथ ये ऑर्डर भी है कि पीएनजी कनेक्शन जो पाइप्ड नेचुरल है इसको बढ़ाया जाए। और इसमें के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया कि काफी जो लाइन्स है उनको भी और नए सिरे से लगाया जा रहा है। ठीक है। और तो मतलब एक कुकिंग के लिए जो नेचुरल गैस है वो एक रिप्लेसमेंट का काम जो है वो कर सकता है। लेकिन जो एलपीजी है सिर्फ उसका कुकिंग के लिए यूज नहीं होता है, और भी सेक्टर्स में इसका काफी यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज इसके काफी होते हैं। जो हमारी एमएसएमईज है, उनमें जैसे जो वेल्डिंग होती है, कटिंग होती है, उन सब में एलपीजी का यूज होता है। और इनका डिमांड जो है वो काफी अभी बढ़ गया है, और माना जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है इसका इनका कहना है कि हमारा एक टारगेट है कि पीएनजी को जो है हम 2034 तक 12 करोड़ पीएनजी कनेक्शन जो है वो अक्रॉस द कंट्री करेंगे। और अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो दिसंबर 2025 तक 25,000 किलोमीटर का जो है वो गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है वो बन चुका है। और बाकी 10,000 से ज्यादा का अंडर कंस्ट्रक्शन में है। पीएनजी कनेक्शन अभी जो है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा के लगभग हो गए हैं। और गेल जो है ये इसको पूरा बनाने का, गेल पाइपलाइन नेटवर्क जो है ये काम करता है। और बताया गया है कि नॉर्थर्न और वेस्टर्न इसमें जो है वो इसका कवरेज ज्यादा है, और बाकी कवरेज है वो केरला, बेंगलुरु, इन सब जगहों पे है।
ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो सिटीज हैं उनमें पाइप लगा जो है उनको बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और इसके तहत जो गवर्नमेंट है इसने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस काफी सारे प्रोवाइड किए हैं, ताकि हर हाउस होल्ड तक जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है उन तक जो ये कनेक्शन जो है वो पहुंचाए जा सके। तो क्राइसिस को देखते हुए इस पे और काम किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि कैसे इसको और बेहतर तरीके से चीजें जो है वो की जा सके। तो पीएनजी, एलपीजी ये सब इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, कैसे इनकी यूटिलिटी है, इस पे भी क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड, गवर्नमेंट ने बताया है कि इंडिया का एक डेडिकेटेड वेंचर कैपिटल फंड है स्पेस सेक्टर के लिए, और ये काफी जो है ये वर्क कर रहा है। और ये 2027 का जो फाइनेंशियल रहेगा इससे जो है वो स्टार्ट कर देगा वर्क करना, और इसके लिए काफी सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो है वो सिलेक्ट किया जा चुका है। और अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड माना जा रहा है कि जो हमारे स्पेस टेक इकोसिस्टम है उसको ये और जो है वो बूस्ट करेगा। और ये जो फंड है ये सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। ये एक इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके मैनेजर का काम करेंगे। तो ये सब जानकारी जो है ये पार्लियामेंट में दिया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें जो है वो हो रही हैं। फिर इसके अलावा यूनियन बजट 2026-27 ने डेडिकेटेड रियर अर्थ कॉरिडोर जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और इन कॉरिडोर का मेन फोकस यही रहेगा कि ये जो है ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनका माइनिंग, प्रोसेसिंग, उन पे रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो भी नई नई इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर है ना, इन सब में इनका पूरा यूजेस होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो इसीलिए जो है वो इनमें भी एक आत्मनिर्भरता लाने के लिए, और जो एक हमारा नेट जीरो का गोल है और जो विकसित भारत का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए इसको किया गया है। तो ये कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने बताया कि इन्होंने अभी तक 78 क्रॉप वैरायटीज को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है 8 क्रॉप्स में। इसमें वीट, पैडी, पल्सेस, फॉडर क्रॉप्स ये सब हैं, और इनको ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ये सीड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मल्टीपल चैनल्स के थ्रू। और इसमें बताया गया है कि 37,000 मेंबर सोसाइटीज जो है ये पूरा वर्क कर रही हैं, और ये कंटिन्यूअस सीड सप्लाई करने का काम करती हैं। ये एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2022 के तहत काम करती है। और इसके पास एक मैंडेट है कि ये जो क्वालिटी सीड्स है उनको प्रोड्यूस करती है, प्रोसेस करती है और फार्मर्स तक पहुंचाती है। तो ये भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया। भारत टैक्सी के बारे में बताया गया कि ये 6 जून 2025 को स्टैब्लिश हुआ, और 6 नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस इस पे वर्क कर रहे हैं। ऑफिशियली भारत टैक्सी को 5 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया। और इससे जो मोबिलिटी है उसमें एक तरह का ये इंटरवेंशन है, कोऑपरेटिव्स को लाया गया है। और जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनको सारथीज कहा गया है। और ये एक इससे इनका जो है वो बेहतर होंगी चीजें, ठीक है। और सहकर से समृद्धि ये एक विजन है सरकार का कि इस कॉर्पोरेशन के थ्रू जो प्रॉस्पेरिटी है उसको ये बढ़ावा दे रही हैं। और इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि 23 मार्च तक अभी तक इससे जो है वो 4.31 लाख ड्राइवर्स जो है वो जुड़ चुके हैं। और अभी ये जो सर्विसेज हैं भारत टैक्सी की ये दिल्ली, एनसीआर और कुछ सिटीज में जो है वो काम कर रही हैं, जैसे गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट और सूरत में। और इसके अलावा चंडीगढ़ और लखनऊ में भी ये जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इनको, जैसे कि अमूल को पूरा ऑल कोऑपरेटिव सेक्टर एक मूवमेंट चला और इनको अक्रॉस द कंट्री पूरा बढ़े, इसको हुआ वैसे ही भारत टैक्सी को भी किया जाएगा, ताकि इसमें भी जो है वो जो लोग हैं उनकी स्थिति और बेहतर हो सके। फिर राइस वेल के बारे में एक आर्टिकल निकला था साइंस टेक में। और ये जो राइस वेल होती है ये वर्ल्ड की रेयरेस्ट वेल्स जो है वो माना जाता है। अभी जैसे कि हमें पता है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से ऑयल का जो है वो काफी शॉर्टेज है। तो जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने भी अपने यहाँ बोला है कि जो ऑयल और गैस की ड्रिलिंग है उसको एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि और जो है वो जनरेट किया जा सके।
तो ये जो राइस वेल होती है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में रहती है। तो साइंटिस्ट ने अपना एक ये आशंका जताई है कि इसकी वजह से ये जो ड्रिलिंग वगैरह होगी, इससे इनकी पॉपुलेशन पे काफी खतरा होगा। और ये इंडेंजर्ड है राइस वेल्स, और ये अपनी पूरी जो लाइफ है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही बनाती है। ये काफी वल्नरेबल है, और यहाँ पे टाइम टू टाइम जैसे वेसल्स वगैरह आती हैं, उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है, ऑयल स्पिलेज होता है, तो उसके और क्लाइमेट चेंज का भी उस पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा और भी स्पीशीज हैं यहाँ पे, जिसको कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इन पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसमें जो है वो अगर हम बात करें तो कैम्प्स रिडले, ये एक एंडेंजर्ड जो है वो है, टर्टल है, सी टर्टल्स हैं, उन पे भी कहा जा रहा है कि इम्पैक्ट पड़ेगा, इनका जो नेस्टिंग ग्राउंड्स है वो खराब होगा। तो ये इन्होंने कहा है कि ये जो एक्टिविटी होगी, इससे इन सब स्पीशीज पे रहेगा। तो जैसे राइस वेल अगर पूछ दे कि किस कैटेगरी में आता है, तो ये बता सकते हो कि हाँ एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये। फिर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत। और ये एक ओशन बेस्ड अर्ली वार्निंग और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये जितने भी कोस्टल स्टेट्स और यूटीज हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब में जो है ये काम कर रहा है। और इनकोइस, इन्होंने जो है ये मल्टीलिंगुअल समुद्र स्मार्ट एक्सेस टू मेरीन यूजर्स फॉर ओशन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको डेवलप किया है। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, और इससे जो ओशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, उसको आप जो है वो इसको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। रियल टाइम अलर्ट्स बताए जाते हैं ओशन हजार्ड, जैसे अगर है कोई संभावना सुनामी की, स्टॉर्म की, हाई वेव्स की, तो उसके बारे में ये जानकारी देता है। और इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि हमारे हमने जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रखे हैं, बीचेस का क्लीनलीनेस ड्राइव भी चलाया है, ठीक है। और हमने जो है वो सुनामी रेडी एक प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत काफी सारे जो विलेजेस हैं वो उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में दिया। फिर ब्रिक्स समिट में जो है वो रशियन जो प्रेसिडेंट है, ये माना जा रहा है ये पार्टिसिपेट करेंगे। ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया में होगी सितंबर 2026 में। और तो माना जा रहा है कि इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे जो है वो बात होगी। और जैसे गैस पे, ऑयल एक्सपोर्ट पे, जो रशिया की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पे जो है वो पूरा होगा। तो माना जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि ये भी आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। फिर नासा का जो आर्टेमिस 2 रॉकेट है, ये अपने लॉन्च के लिए इसका फ्यूलिंग का काम स्टार्ट हो गया कल। और ये आधी सेंचुरी से ज्यादा टाइम हो गया है, और उसके बाद ये पहला लूनर ट्रिप होगा। और इसके थ्रू जो है वो 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है वो इस मिशन के थ्रू जाएंगे मून पे। तो आज मेरे ख्याल से इसका ये लॉन्च जो है वो होगा। अभी जो है वो फ्यूलिंग का काम जो है वो चल रहा है। फिर गवर्नमेंट ने बताया है कि सस्टेन एफर्ट्स के थ्रू जो यूथ है, इसमें साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट का युव विज्ञानी कार्यक्रम या युविका है, ये एक प्रमुख रोल प्ले कर रहा है। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है वो स्पेस और साइंस के क्षेत्र में अपना करियर परस्यू करने के लिए, ठीक है। तो युविका जैसे मान लो एक इनिशिएटिव आ जाए, तो ये पता होना चाहिए। और युविका एक इसरो का जो है वो इनिशिएटिव है, और यंग स्टूडेंट्स में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये 2 वीक्स का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो इसरो के डिफरेंट सेंटर्स होते हैं वहां पे, ठीक है। और इसमें क्लास 9 के स्टूडेंट्स पे ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है कि आगे ये अपने सेकेंडरी एजुकेशन और के लिए जो है वो साइंस को जो है वो चुने और अडॉप्ट करें। फिर एआई मिशन गवर्नमेंट ने 7 मार्च 2024 को अप्रूव किया था। और एआई का जो यूज है वो डिफरेंट सेक्टर्स में किया जा रहा है। एफर्ट्स करे जा रहे हैं कि कैसे हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एक एआई सिस्टम पूरा बनाएं अपने कंट्री में। और हेल्थ केयर में इसका काफी यूज हो रहा है। एक लॉन्च किया गया है इंडिया एआई एनसीजी कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज या कैच। इसको नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ जो है वो कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया। और इसमें जो एआई इनोवेटर्स हैं, ये अपना पूरा एक प्रपोजल वगैरह देंगे कि कैसे जो कैंसर केयर है उसमें
एआई को यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो एआई का यूज जो है वो कैंसर के लिए भी अब किया जाएगा। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।